नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए जल्दी आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। हमारे क्या चल रहे थे, गुर्जर प्रतिहार। हमारे कौन से शासक चल रहे थे, गुर्जर प्रतिहार, जिसके अंदर हमने कल देख लिए थे मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार देख लेते। गुर्जर प्रतिहारों की 4 शाखाएं थी प्रमुख। जल्दी से एक बार देख लेते हैं, जल्दी से थोड़े रिपीट मार लेते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की 4 शाखा थी। पहली थी मंडोर और दूसरी थी बीनमाल, कर दो बीनमाल। फिर तीसरी उज्जैन और चौथी हो गई थी कन्नौज। मुख्य 4 शाखाएं थी, वैसे तो इनकी बहुत शाखाएं थी, मुख्य 4 शाखाएं थी। इसका संस्थापक हो गया रज्जिल, यानी मंडोर शाखा का संस्थापक हो गया रज्जिल। बीनमाल का हो गया नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट फर्स्ट हो गया इसका नागभट्ट सेकंड हो गया। और इसका कन्नौज का भी नागभट्ट सेकंड हो गया। मंडोर का रज्जिल, बीनमाल का नागभट्ट फर्स्ट, उज्जैन का नागभट्ट फर्स्ट और कन्नौज का नागभट्ट सेकंड। ये क्या हुए, इनके संस्थापक हो गए। यानी मुख्य 4 शाखाएं थी गुर्जर प्रतिहारों की। बाकी तो इनकी बहुत सारी शाखाएं थी छोटी मोटी, लेकिन अगर मुख्य देखें तो इनकी 4 शाखाएं थी। कल मंडोर शाखा को पढ़ लिया था, शासक था रज्जिल। रज्जिल किसका संस्थापक था, वैसे हरिश्चंद्र को माना जाता है। और लास्ट शासक किसका था, ककुस। आज देखते हैं बीनमाल, या इन 3 शाखाओं के एक ही शासक हुए हैं, इन्हें देखते हैं। यानी बीनमाल का बोल सकते हैं या कन्नौज के। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज या बीनमाल। बीनमाल या कन्नौज का अगर देखें तो गुर्जर प्रतिहारों की नींव डाली थी नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम, इसने गुर्जर प्रतिहारों की नींव डाली। बीनमाल या कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार बोल सकते हैं। इसने क्या किया, बीनमाल के अंदर शासक था पहले चावड़ों का, यानी चावड़ों को हराकर क्या की प्रतिहार वंश की नींव डाली। प्रतिहार वंश की नींव डाली, यानी कि नागभट्ट प्रथम ने चावड़ों को हराकर बीनमाल के अंदर क्या किया, अधिकार कर लिया। और बीनमाल को क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। और बीनमाल के अंदर किसकी नींव डाल दी, गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डाल दी। यानी इसने राजधानी किसको बनाया था, राजधानी बीनमाल को। इसने अपनी पहली राजधानी बीनमाल को बनाया था। इसके बाद इसने अधिकार कर लिया था उज्जैन के ऊपर और अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी उज्जैन, दूसरी राजधानी। दूसरी राजधानी बनाई थी इसने उज्जैन को। प्रथम राजधानी बनाई थी बीनमाल और दूसरी राजधानी इसने बनाई थी उज्जैन को, यानी प्रतिहारों की दूसरी राजधानी होगी उज्जैन। इसकी कुछ उपाधियां हैं, उनको देखते हैं। इसकी उपाधियां, इसे बोला जाता है इंद्र का घमंड नाशक। इंद्र का घमंड नाशक, इंद्र का घमंड नाशक, मलेच्छ नाशक। नागालोक, और भी इसकी उपाधियां हैं। जैसे इसको बोला जाता है क्षत्रिय ब्राह्मण, और इसको भी बोला जाता है क्षत्रिय ब्राह्मण। ये इसकी उपाधियां हैं। इंद्र का घमंड नाशक,
नारायण की मूर्ति भी इसे बोला जाता है म्लेच्छों का नाशक, यानी कि इसने अरब आक्रमणकारियों को रोका था, इसलिए इसे बोला जाता है म्लेच्छों का नाशक। अरब आक्रमणकारियों को क्या किया, इसने रोका, उनसे युद्ध किया, उन्हें हराया, तो उससे बोला जाता है म्लेच्छ नाशक। नागालोक और क्षत्रिय ब्राह्मण, क्योंकि प्रतिहारों को क्या माना जाता है, ब्राह्मण माना जाता है, इन्होंने हाथों में हथियार उठा दिए, क्या हुए, क्षत्रिय हो गए। ये इसकी क्या कुछ उपाधियां है ना। ये पुलकेशियन सेकंड का एक अभिलेख है, एलोर अभिलेख, इसमें इसे नागभट्ट प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। एलोर अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहारों का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक। इसके इसमें एक राष्ट्रकूट शासक हुआ था जिसका नाम था दंतिद्रुग। इसके समय क्या हुआ, एक राष्ट्रकूट शासक जिसका नाम था दंतिद्रुग, यानी दुर्गों में नाम था दंतिद्रुग। इसने एक यज्ञ किया था, हिरण्यागर्भ यज्ञ। और इस हिरण्यागर्भ यज्ञ के अंदर इस नागभट्ट प्रथम को इसने क्या बनाने का प्रयास किया था, प्रतिहार, यानी कि प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल, इसे द्वारपाल बनाने का प्रयास किया था, इसे द्वारपाल बनाने का, पकड़कर द्वारपाल बनाने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें सफल नहीं हुआ था। तो ध्यान रखना, नागभट्ट प्रथम तावड़ों को हराकर प्रतिहार वंश की नींव डाली, कहा, भीनमाल के अंदर, यानी पहली राजधानी किसे बनाया, भीनमाल को, दूसरी राजधानी उज्जैन। इसकी उपाधियां क्या थी, इंद्र का घमंड नाशक, म्लेच्छों का म्लेच्छ नाशक, विष्णु के समान, और इसे बोला जाता है क्षत्रिय ब्राह्मण नागालोक। इसकी वास्तविक संस्थापक मानता है इसे एलो अभिलेख में पुलकेशियन द्वितीय, एलो अभिलेख में इसे वास्तविक संस्थापक मानता है। और इसकी उपाधियां होगी, इसके समय राष्ट्रकूट शासक था दंतिद्रुग, और इसने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया, इसे क्या बनाने का प्रयास किया, द्वारपाल बनाने का प्रयास किया। ये थी नागभट्ट प्रथम की बातें। इसके बाद में शासक बना ककुस्थ, इसके बाद में शासक बनता है ककुस्थ। इसका शासन काल था नागभट्ट प्रथम, यहां पर नागभट्ट प्रथम, ये बना था 730 से 60 ईस्वी तक, 730 से 760 ईस्वी तक। इसके बाद में शासक बनता है ककुस्थ। और इसका शासक था 730 ईस्वी में, ये क्या बनता है, शासक बनता है। अब ककुस्थ शासक बनते ही क्या करता है, ये राजस्थान के अंदर विजय स्तंभ बनाता है। 730 से इसका था 83, 60 से 83, 30 से 60 से 83 था। ये राजस्थान के अंदर क्या बनाता है, विजय स्तंभ बनाता है। कहां पर, मंडोर के अंदर, मंडोर में विजय स्तंभ। ये मंडोर के अंदर विजय स्तंभ बनाता है। तो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, और पहला विजय स्तंभ था, यानी राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, पहला विजय स्तंभ था भरतपुर के अंदर। इसे बनाया था समुद्रगुप्त ने। पहला विजय स्तंभ कहा है, भरतपुर के अंदर, इसका निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त ने। और अगर देखें राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ, तो वो है राणाकुंभा वाला, यानी चित्तौड़गढ़ में राणाकुंभा ने बनवाया था। और 2 विजय स्तंभ बनाए गए थे तनोट के अंदर 1665 में। तनोट में 2 विजय स्तंभ बनाए गए।
कब बनाए गए थे? ये बनाए गए थे 1965 में पाकिस्तान विजय के ऊपर। पाकिस्तान विजय के ऊपर 1965 में बनाए गए थे। तो देखिए राजस्थान में पहला विजय स्तंभ समुद्रगुप्त ने बनवाया था, कहा भरतपुर के अंदर। दूसरा ककुस्त ने बनवाया था, कहा मंडोर के अंदर। प्रसिद्ध विजय स्तंभ है राणा कुंभा द्वारा सारंगपुर विजय 1437 के अंदर सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। और दो विजय स्तंभ है तनोट माता के मंदिर के सामने, जो 1665 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में बनाए गए थे। बाद में शासक बनता है वत्स्यराज। इसके बाद में शासक बनता है वत्स्यराज। वत्सराज ये कब शासक बनेगा? ये था 760 से 83, तो ये शासक बनेगा 83 से 95। 783 से 95 ईस्वी तक वत्स्यराज शासक बनता है गुर्जर प्रतिहारों का। ये कब बनता है? 783 से 795 ईस्वी तक। इसका एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि, जिसका बहुत बार प्रश्न आ चुका है, उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। और इसका एक ग्रंथ था कुवल्यमाला। इसका ग्रंथ का क्या नाम था? कुवल्यमाला। वत्स्यराज शासन कब से कब तक है? 783 से 95। इसका दरबारी कवि उद्योतन सूरी, और इस उद्योतन सूरी का ग्रंथ कौन सा था? कुवल्यमाला। कुवल्यमाला ऐसा ही नाम है, देख लेना, बहुत बार आए हो एग्जाम में। उद्योतन सूरी का ग्रंथ कुवल्यमाला। कुवल्यमाला कुवल्यमाला। इसकी उपाधि है रणहस्तिन और जयवराय। उपाधि रणहस्तिन और जयवराय, ये इसकी उपाधि है। किसकी? वत्स्यराज की। रणहस्तिन और जयवराय क्या इसकी उपाधियां? ये शैव धर्म को मानने वाला था, और इसने ओसिया के अंदर महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया था। ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर। ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर। ओसिया के अंदर महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया था। और ये मंदिर पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन मंदिर ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर किसने बनवाया? वत्स्यराज, यानी प्रतिहार शासक वत्स्यराज ने बनाया था। जो क्या है? पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन मंदिर। पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन मंदिर। दुर्लभ राज वत्स्यराज ने, दुर्लभ राज, जो दुर्लभ राज इसी वत्स्यराज का सामंत था। यानी दुर्लभ राज किसके? चौहान किसके सामंत थे? प्रतिहारों के। तो वो दुर्लभ राज इसी वत्स्यराज का सामंत था। और इसी के समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है, वो है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। ये हो गया कन्नौज। अभी तक गुर्जर प्रतिहारों का शासक नहीं है कन्नौज के ऊपर। यहां पर इधर पश्चिम के अंदर कौन हो गए? गुर्जर प्रतिहार, यानी वत्स्यराज। दक्षिण के अंदर हो गए राष्ट्रकूट, जैसे ये हो गया दक्षिण भारत। तो यहां पर दक्षिण के अंदर हो गए राष्ट्रकूट। और इधर बंगाल यानी पूर्वी साइड में हो गए पाल। पाल शासक था धर्मपाल। और राष्ट्रकूटों का शासक था ध्रुव। और पाल का हो गया धर्मपाल। इस समय इन तीनों का आक्रमण होता है, यानी ये इसके ऊपर आक्रमण करता है, ये इसके ऊपर करता है, ये इसके ऊपर करता है, ऐसे आक्रमण होता है इन तीनों का। तो इसी तीनों शक्तियों के इस आक्रमण को बोला जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष ये लगभग 150 सालों तक चला था।
त्रिपक्षीय संघर्ष। पहले वत्स्यराज पाल को हराकर यहाँ पर अधिकार कर लेता है, इंद्रजीत करके वहां पर शासक था उसको बना लेता है। फिर ये ध्रुव इसको हराकर वापस कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। ध्रुव जो दक्षिण में जाता है वापस तो पाल इस पर अधिकार कर चक्रायुध को बना देता है। ऐसे ये चलता रहा था काफी समय तक और लास्ट में ये शासक इसकी पढ़ लेंगे, जैसे शासक पढ़ेंगे वैसे पढ़ लेंगे। तो पहला नागभट्ट पढ़ दिया, ककुस्त पढ़ दिया, उसके बाद में वत्स्यराज पढ़ दिया। अब अगला शासक है वो है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष इसी के समय चला था, ये थोड़ी ध्यान रखना। तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किस शासक के समय चला? ये चला था वत्स्यराज के समय। शुरुआत तो इसके बाद बनता है नागभट्ट सेकंड, इसके बाद शासक बनेगा नागभट्ट सेकंड। कहां लिखी यहां पर कौन हो गया? वत्स्यराज भी हो गया। तिरासी से 95 हो गया। अब यहां पर शासक बनेगा नागभट्ट सेकंड। 795 में शासक बना और इसने काफी समय तक शासन किया। 833 नागभट्ट सेकंड है। अब देखिए नागभट्ट सेकंड शासक बनता है तो ये शासक बनते ही क्या करेगा? इसने इसकी उपाधि थी परम भट्टारक और महाराजाधिराज। इसकी उपाधि क्या थी? यहां पर देखते हैं परम भट्टारक। बहुत उपाधि की याद रखने के वैसे कोई इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आता, टॉपिक न पढ़ने में ऐसे लगता है खाना पूर्ति से, क्योंकि ना ही तो इनके अंदर कोई युद्ध है और बहुत कम पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए कोई टॉपिक बढ़िया नहीं लगती। ऐसे लगता है कि बस रांत से काटने लग रहे। बाकी इससे ज्यादा जानकारी किसी बुक के अंदर नहीं मिली, वो कई बुकों के अंदर देखी तब इतनी जानकारी मिली है। बाकी किसी के अंदर 1 लाइन, किसी के अंदर 2 लाइन दे रखी है। बस इनकी उपाधि यही याद कर लो और रीड और सेकंड ग्रेड वगैरह में स्पेशल टॉपिक लगता है। तो इसकी उपाधि थी नागभट्ट सेकंड की परम भट्टारक और महाराजाधिराज। ये क्या थी? इसकी उपाधियां थी परम भट्टारक और महाराजाधिराज नागभट्ट सेकंड की। इसने चक्रायुध को, पाल शासक का सेनापति था चक्रायुध को हराकर कन्नौज पर क्या कर लेता है? कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। और मुंगेर युद्ध में, मुंगेर पड़ता है बिहार में, मुंगेर युद्ध में किसे हरा देता है? धर्मपाल को। पाल शासक धर्मपाल को हराता है। मुंगेर युद्ध में पाल शासक धर्मपाल को हरा देता है और चक्रायुध को भी इसने हरा दिया था। इसके बाद यानी किसका अधिकार हो गया कन्नौज पर? अब दक्षिण से कौन आएगा? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूटों का शासक था गोविंद तृतीय, यानी नागभट्ट सेकंड राष्ट्रकूट शासक। गोविंद तृतीय से हार जाता है और वापस किसका अधिकार हो जाता है कन्नौज के ऊपर? राष्ट्रकूटों का। इसने पाल शासकों को हराकर अपनी राजधानी बनाया, फिर राष्ट्रकूट ने इसको हरा दिया। ऐसे त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है 150 सालों तक। इसको क्या हरा देता है? ये गोविंद तृतीय से हार जाता है और इसकी दानशील बहुत था। नागभट्ट सेकंड बहुत ज्यादा दानशील था, बहुत ज्यादा दानशील होने के कारण इसे बोला जाता है कर्ण। राजस्थान में कर्ण या राजस्थान में इंडिया में कर्ण बहुत है। कोई राजपुताने का कर्ण, कोई कलयुग का कर्ण, कोई सीधा कर्ण, कोई ऐसा कर्ण, कोई वैसा कर्ण। तो इसे बोला जाता है कर्ण, दानशीलता के कारण। दानशीलता के कारण
इसे क्या बोला जाता है? कर्ण। कर्ण की उपाधि प्राप्ति से दानशीलता के कारण, बहुत ज्यादा दानशीलता। और बुचकेला में इसने शिव और विष्णु का मंदिर बनवाया था। बुचकेला में इसने क्या किया था? बुचकेला नाम ही सही। बुचकेला में इसने शिव प्लस विष्णु मंदिर बनवाया था, विष्णु मंदिर निर्माण करवाया था। और एक आता है ये चौहानों का गुहक प्रथम। गुहक प्रथम इसी का सामंत था। गुहक प्रथम नागभट्ट सेकंड का क्या था? सामंत था। गुहक प्रथम नागभट्ट सेकंड का क्या था? सामंत था। गुहक प्रथम नागभट्ट सेकंड का सामंत था। और इसने 833 ईस्वी में, लास्ट शासक इसका 833 तक है, 833 में क्या कर लिया था? गंगा में समाधि ले ली थी। गंगा में समाधि 833 ईस्वी में इसने क्या कर लिया? गंगा में समाधि ले ली थी। नागभट्ट प्रथम भीष्माल और उज्जैन को राजधानी बनाता है। कक्कुस विजय स्तंभ बनवाता है। वत्सेरा त्रिपक्षीय संघर्ष। और नागभट्ट सेकंड क्या करता है? ये इसके चलते रहते बुचकेला में शिव और विष्णु मंदिर बनवाता है और त्रिपक्षीय संघर्ष इसी केस में भी चलता है। नागभट्ट सेकंड क्या करता है? गंगा नदी में समाधि ले लेता है। इसके बाद में शासक बनता है रामभद्र। ये रामभद्र कोई खास शासक नहीं, उसी इसका नाम याद कर लो। वैसे कोई नाम इसका याद करना पड़ेगा। इसके बाद शासक कौन बनेगा? रामभद्र। 833 से 36 तक, 833 से 36 तक रामभद्र शासक बनेगा। ये एक अयोग्य शासक था। ये यानी पाल शासक देवपाल से हार गया था और क्या था? अयोग्य शासक। अयोग्य शासक था, इसकी कोई बात नहीं है। ये पाल शासक देवपाल से हार गया था, इसी बात यही ध्यान कर लेना। नागभट्ट पढ़ लिया, कुष्ट पढ़ लिया, वत्स्यराज पढ़ लिया। इसके बाद में नागभट्ट सेकंड आ गया, फिर रामभद्र आ गया। और अब आएगा गुर्जर प्रतिहारों का मेन शासक, जिसके लिए गुर्जर प्रतिहार जाने जाते हैं, वो है मिहिर भोज। अब क्या पढ़ेंगे? मिहिर भोज। इसी रामभद्र का पुत्र था मिहिर भोज। या इसे भोज प्रथम भी बोला जाता है, क्योंकि एक आगे भोज हो गया। भोज प्रथम, मिहिर भोज या भोज प्रथम, इसका शासनकाल है, यानी ये यहां पर 36 में शासक बनेगा, यानी 836 से 89, 836 से 889 तक। मिहिर भोज का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश मिहिर भोज का अर्थ होता है। इसकी बहुत सी उपाधियां हैं। आदिव्राह, इसे ग्वालियर लेख में कहा गया है। ग्वालियर लेख में इसे आदिव्राह कहा गया है। और इसकी प्रभास पाटन, ये भी इसकी उपाधि है। प्रभास पाटन हो गया, आदिव्राह हो गया, और इसकी उपाधियां है आदिव्राह, श्रीमद आदिव्राह और मालवा चक्रवर्ती, मालवा चक्रवर्ती। और प्रभास पाटन ये भी सार्वभौम इसका नाम है, यानी सार्वभौम। सार्वभौम होता है संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। ये क्या इसकी सभी क्या है? इसकी उपाधियां हैं। मिहिर भोज या भोज प्रथम, इसे यानी कि ये सबसे ताकतवर शासक था। इसे बोला जाता है प्रतिहारों का सर्वश्रेष्ठ शासक, या इसके समय को बोला जाता है प्रतिहारों का स्वर्णकाल। प्रतिहारों का स्वर्णकाल। इसके समय सुलेमान अरबी इतिहासकार भी आके किताब का नाम है किताब उल
सिंध वल हिंद। किताब उल सिंध वल हिंद, किताब उल सिंध वल हिंद किसकी पुस्तक है? सुलेमान की। सुलेमान ने इसे क्या कहा है, यानी कि सुलेमान ने इसे इस्लाम का शत्रु कहा है, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम का शत्रु बताया इसे सुलेमान ने। इसने सिक्का चलाया था ध्रुव नामक, ध्रुव नामक क्या चलाया था इसने? सिक्का चलाया। मिहिर बोध को प्रतिहारों का पितृहंता यानी प्रथम पितृहंता, प्रतिहारों का प्रथम पितृहंता, क्योंकि इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके ये शासक बना था। प्रतिहारों, गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता मिहिर बोध। मारवाड़ यानी राठौड़ों का पितृहंता हो गया, मारवाड़ के राठौड़ों का मालदेव। मेवाड़ के सिसोदियों का पितृहंता हो गया उदा, जिसने कुंभा को मारा था, और राठौड़ चौहानों का हो गया जगदेव, जिसने अर्णोराज की हत्या की थी। तो ये ध्यान कर लेना। इसके बाद देखिए, यानी ये प्रतापी शासक है, तो इसके समय युद्ध अवश्य होगा, और युद्ध हुआ था इसके समय। और इसने क्या किया था? पाल शासक देवपाल को हराया था, पाल शासक देवपाल को हराया। और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्लस कालिंगर का शासक जयशक्ति, इनको भी इसने हराया था। इसके समय एक पुलिस अधिकारी की जानकारी मिलती है जिसका नाम था दंडपाल, यानी इसका पुलिस अधिकारी, जिसका नाम था दंडपाल, इसकी जानकारी भी मिलती है। मिहिर बोध ने विष्णु के आदिवराह अवतार के सिक्के चलाए थे, मिहिर बोध ने आदिवराह अवतार के, विष्णु के आदिवराह अवतार के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो इसके समय पुलिस अधिकारी था दंडपाल, इसके समय पुलिस अधिकारी दंडपाल। उस समय राजस्थान के जितने भी शासक थे, जैसे चौहान, तो प्रतिहार हो गया, चेदी शासक हो गया, गोहिल हो गया, ये सभी मिहिर बोध के क्या थे? सामंत थे। यानी कि पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, वैसे ही लगभग राजस्थान के सभी शासक उस समय क्या थे? मिहिर बोध के सामंत थे, यानी कि ये महान शासक था। मिहिर बोध गुर्जर प्रतिहारों का महान शासक हुआ। इसके बाद में 2-4 शासक और बचे हैं, वो कल देखेंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय। आज क्या क्या पढ़ा? नागभट्ट प्रथम भीनमाल को और उज्जैन को राजधानी बनाया। इसके बाद में आ गया कुष्ट, इसने विजय स्तंभ बनवाया। वत्स्यराज त्रिपक्षीय संघर्ष। नागभट्ट सेकंड, कोई बात नहीं है। गंगा में समाधि ले ली थी रामभद्र, कोई बात नहीं है। और मिहिर बोध की बहुत सारी बातें सभी याद करनी है। इससे पितृहंता, प्रथम पितृहंता प्रतिहारों का, ध्रुव नामक सिक्का चलाया, इसकी पुलिस अधिकारी दंडपाल था, और ये सभी बातें इसकी याद करनी है। प्रतिहारों का श्रवण काल बोला जाता है। ओके, थैंक यू, बाय।